ऐसा नहीं है। अब आप ये चाहो कि मैं वसुंधरा जी को डूंगरपुर साथ लाता, तो यह भी संभव नहीं है। जहाँ उनको होना चाहिए था, झुंझुनू की प्रदेश कार्य समिति में, वो मेरी बगल में बैठी थी, अच्छी अच्छी बातें करी थी। इसलिए नेताओं की अनुपस्थिति और उपस्थिति, इसको सियासी रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए, हम अपने जिले की कई जिले के प्रमुख नेताओं से पूछते भी हैं, वो बताते भी हैं, और प्रदेश के अनेक हिस्सों से घनश्याम तिवारी जी से लेकर राजकुमार रिनवा जी तक एक सिलसिला शुरू हुआ है। अब 5 दिसंबर के बाद में जो हमारे पास इस तरीके के इच्छुक लोग होंगे, उनके वहाँ की मान्यता, गुण अवगुण, उनकी अपनी जो भी इच्छा है उसके मुताबिक, लेकिन अभी जो लोग आएंगे वो अनकंडीशनल है। हमने जितने जुड़ने वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस हैसियत से काम करिए। धरातल पर आपकी कैसी तस्वीर है उसके आधार पर पार्टी निर्णय करेगी। इसलिए अभी कुछ लोग और आएंगे। केवल पार्टी के घर वापसी नहीं है, दूसरे घर से भी हमारे घर में आने की प्रबल संभावना है। उसके तकनीकी कारण है, वो तो खैर बड़ी विस्तृत बात है, पर उसमें कुछ वन को, पर्यावरण को लेकर, कुछ जमीन को लेकर, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके भावार्थ यही था कि 4 प्रदेश जो सीधे सीधे इससे संबंध रखते हैं, केंद्र चाहे तो कर सकता था, लेकिन प्रदेशों की सरकारें आपस में बैठकर इस स्थान की केवल स्मारक के रूप में नहीं, ये स्थान ऐसा बने कि जो पर्यटन की गतिविधियों का केंद्र बने, जो रोजगार के लिए अवसर देने का केंद्र बने, जो इस वनवासी अंचल के बच्चे हैं उनको कौशल दक्षता के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, तो एक बड़ी लंबी योजना है जिसको मैं अभी यहाँ बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रदेश सभी एक जाजम पर बैठकर इसका उपयुक्त फैसला करेंगे। केंद्र सरकार इस बात के लिए पूरे तरीके संकल्पित है कि मानगढ़ इतना विकसित हो कि वो केवल देश नहीं, दुनिया के पर्यटक भी उस स्थान पर आएँ और वहाँ रोजगार से लेकर पर्यटन तक बाकी जो संभावना है वो भी विकसित है। इसलिए क्योंकि वो सरकारी मसला है, मैं अधिकृत आदरणीय जेपी नड्डा जी जयपुर से रथों की रवानगी करेंगे। 2 तारीख को जिलों से होगी, 3 तारीख को, 3 और 4 को विधानसभाओं से होगी, और लगातार 14 तारीख तक हर दर तक, हर घर तक, हर दरवाजे तक कार्यकर्ता जाएगा और इस सरकार की नाकामियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आम लोगों के सुझाव, स्थानीय मुद्दों को और समस्याओं को लेकर हमारे पास में आए, इसके लिए एक शिकायत पेटी भी उसमें होगी जिसमें लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। एक मिस कॉल हमने नंबर जारी किया है, उस मिस कॉल के जरिए और हम लोगों तक पहुंचेंगे। जो मिस कॉल करेगा उसके जरिए ये ध्यान में आएगा कि ये सरकार के खिलाफ इसने अपनी असहमति जाहिर की है। 14 से 20 तक हर विधानसभा में, 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश सम्मेलन होंगे। हर विधानसभा में ये सम्मेलन होगा जहां सरकार के इस अभियान, सरकार के खिलाफ इस अभियान को और ज़्यादा मुखरता जनता के समक्ष दी जाएगी। ये संयोग था, मुझे आज बेणेश्वर धाम आना था और आज प्रदेश के सभी नेता किसी न किसी जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनीति में चुनी हुई सरकार की स्थिरता ये बड़ा मुद्दा होता है। जहां अनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, उस प्रदेश के विकास को तकलीफ होती है, रोजगार को होती है, निवेश को होती है, वहाँ की कानून व्यवस्था को होती है। कांग्रेस की जो नूरा कुश्ती है, कांग्रेस का जो अंतर्कलह है, कांग्रेस का जो विग्रह है, कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, कांग्रेस के आलाकमान की जो कमजोरी है, कांग्रेस में नेतृत्व का जो संकट है, झगड़ा है, उस सब के कारण राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई है। और इसलिए ये उचित होगा, हालांकि
राजस्थान में सत्ता बदलती है जनधारणा से, परसेप्शन से। वो परसेप्शन कांग्रेस के खिलाफ है। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। दूसरा पक्ष है एंटी इनकम्बेंसी, जिसको कहते हैं जनता का सरकार विरोधी रुझान। लेकिन मैं इसको खाली सत्ता विरोधी रुझान नहीं बोलता, मैं इसको जनाक्रोश बोलता हूं। रिजेंटमेंट है, भारी रिजेंटमेंट है। और इसलिए ये जो जनाक्रोश अभियान है, ये जनता की उन्हीं चीजों को मुखर करने के लिए हमने तैयार किया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 1 तारीख से लेकर 14 दिसंबर तक हम लोग 2 करोड़ लोगों से संपर्क करेंगे। 75,000 किलोमीटर 200 विधानसभाओं में ये रथ चलेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा, चौपाल, इनके जरिए लगभग उसका आंकड़ा है 40,000 नुक्कड़ सभाएं, 20,000 नुक्कड़ सभाएं, 20,000 चौपाल, 40,000 इस तरीके के छोटे बड़े कार्यक्रमों की रचना इसमें हुई है। एसपी है वो है बिजली, सड़क और पानी। इन 4 वर्षों में बिजली के लिए भी ये कहा कि हम पूरी बिजली देंगे, गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे और बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान में लगातार कभी फ्यूल चार्ज के नाम से, कभी सरचार्ज के नाम से, कभी मेंटेनेंस के नाम से, कभी सिक्योरिटी के नाम से राजस्थान के कंज्यूमर्स पर जो बोझ पड़ा है वो 350 करोड़ से भी ज्यादा होगा। और अभी भी जिस तरीके से हालात हैं आपूर्ति की, तो बात अपने आप में अलग है ही। कुल मिलाकर राजस्थान की एक मैंने छोटा दृश्य आपके समक्ष उपस्थित किया और इन सब को लेते हुए 2 साल कोरोना में बीते। कोरोना के समय जिस तरीके से सरकार को विजिलेंट होना चाहिए था, अनियमितताओं की खबरें आती रही। इस सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। 2 साल का यदि कालखंड देखें तो इसमें जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ना हुई है, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में प्रभावी प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दी। लगभग 100 ऐसे नेता हैं, बड़े नेता, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, कांग्रेस की इसी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए। सांसद, विधायक भी शामिल हैं, प्रमुख नेता भी जिसमें शामिल हैं। कई बार हम लोगों को भी पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। सरकार ने दमन से आंदोलन को दबाने की कोशिश की, पर क्योंकि सरकार का अब जो कालखंड है ये लगभग उत्तरार्ध पर है और कई बार तो ऐसी आशंका होती है कि मैं आपके बीच में बोल रहा हूं और सरकार के प्राण निकल जाएं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो 10 कहे थे, लेकिन 10 से भी कई ज्यादा दिन, मुझे लगता है कि 1600, 1700, 18 दिन हो गए। तीसरा बड़ा मसला है कि उन्हीं के जन घोषणा पत्र में रोजगार की बात कही, बेरोजगारी भत्ते की बात कही। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है राजस्थान में, लेकिन नतीजा क्या हुआ? चाहे रीट की परीक्षा की नकल, जेईएन की, फार्मासिस्ट की, लाइब्रेरियन की, जितनी नौकरियां थी उसमें नौकरी का आंकड़ा तो मुख्यमंत्री ने बताया सदन में 1 लाख, परीक्षा दी 70 लाख। 69 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। उसमें कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि नकल जैसी एक संगठित अपराध ने राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को, उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया। भ्रष्टाचार राजस्थान में ऐसा लगता है कि अब शिष्टाचार की शक्ल ले गया। राहुल गांधी तो आटे को लीटर में बेचते हैं, लेकिन राजस्थान का भ्रष्टाचार किलोमीटर के हिसाब से होता है। हर 12 किलोमीटर पर
कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। मित्रों, मैंने अस्पतालों की खबरें अक्सर आपके लेखन से देखता और सुनता और पढ़ता हूँ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं। और ये जो सरकार है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है बीएसपी से। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीएसपी का जिक्र कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का। ये बात तो ठीक है कि इस सरकार को बनाने में, क्योंकि सरकार के पास पूरा मैंडेट नहीं था, 99 सीटें पहली बार जीती थी, फिर जुगाड़ का काम शुरू हुआ, 13 इंडिपेंडेंट्स का समर्थन लिया, 6 जो बीएसपी के विधायक थे उनको मर्ज किया, जिसकी चुनौती अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मित्रों, 4 साल का लेखा जोखा करें तो जिस राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश कहा जाता था, आज उसकी विरासत में 8,31,000 मुकदमे हैं, जो राजस्थान का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एफआईआर फेक है, 47%, लेकिन उनके शब्दों पर जाया जाए और उनको भी सच माना जाए तो भी एक बड़ी फहरिस्त मुकदमों की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 21 और 22 के जब आंकड़े प्रस्तुत किए तो उसमें 6,337 का आंकड़ा था महिलाओं के प्रति बलात्कार का। 17 बलात्कार रोज एवरेज, 7 हत्याएं। और जिस तरीके से लगातार अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचारों की और मुकदमों की बाढ़ आई, आपको ध्यान होगा कि 2018 में थानागाजी के गैंगरेप की गूंज पूरे देश में हुई थी, अलवर की निर्भया के गैंगरेप की गूंज हुई, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब अखबार रंगे नहीं होते, आप अपनी कलम से ही लिखते हैं। क्या ही दृश्य होगा जब किसी नवजात को कोई श्वान अस्पताल में उसके शव को नोचता होगा, सरकारी अस्पताल में। वो क्या विडंबना रही होगी कि जब कोई भूख से बिलखती हुई अबला रोटी मांगती हो एम्बुलेंस से, और वही एम्बुलेंस के कर्मी उस महिला के साथ गैंगरेप करें। लगता है कि राजस्थान इस समय सियासी संकट के दौर पे है, राजनीतिक तौर पर अस्थिरता में भी है, और उसका असर राजस्थान के अवाम पर साफ दिखता है। कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। सरकार वेंटिलेटर पर है, कब प्राण त्याग दे इस कलह के कारण कोई नहीं कह सकता। इसलिए मेरा जो आकलन एक विश्लेषक के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते, मुझे लगता है कि धुआं है तो आग भी पक्की ही होगी।